हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार दीक्षित एजुकेशन अड्डा पर। दोस्तों एक बार फिर हाजिर हो चुका हूं लेकर आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। अब जिस किसी का भी एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम बाकी है तो इन क्लासेस को मिस मत कीजिएगा। ये सारे सवाल आपके एमटीएस में पूछे गए सवाल हैं। आप सब जानते हैं कि सुबह वाली क्लास के अंदर हम एमटीएस में पूछे गए सवाल और एसएससी सीएचएसएल में जो सवाल पूछे जा रहे हैं उन पर आधारित आने वाली शिफ्टों में आपसे और क्या पूछा जा सकता है, ये सवाल डिस्कस करते हैं सुबह वाली क्लास के अंदर। और शाम वाली क्लास के अंदर दोस्तों हम एसएससी सीएचएसएल की परीक्षा के दिन में जो भी पूरे दिन में सवाल पूछे गए उनको हम डिस्कस करते हैं। ये सुबह वाली और शाम वाली क्लास मिस मत कीजिएगा, 100% आपकी परीक्षा के लिए निर्णायक क्लासेस साबित होंगी। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास, देखते हैं अपने सारे महत्वपूर्ण सवाल है। हमसे सवाल पूछा गया कि शीतकालीन ओलंपिक 2022 में क्वालिफाइंग करने वाले खिलाड़ी कौन थे। दोस्तों एकमात्र खिलाड़ी थे जिन्होंने शीतकालीन ओलंपिक 2022 में क्वालिफाइंग किया था। अमन सहरावत है, आरिफ खान है, सुमन गिल है, शरद कमल अंचता है। दोस्तों आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आरिफ खान आपका सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका सही जवाब होगा। शीतकालीन ओलंपिक 2022 में क्वालिफाइंग करने वाले एकमात्र खिलाड़ी थे आरिफ खान। इसको आप नोट करके रखें। आपको दोस्तों याद होगा सुमन गिल, इन्होंने क्या किया? आपको याद होगा आईपीएल 2023 इसके अंदर दोस्तों पर्पल कैप, माफ कीजिएगा ऑरेंज कैप, कौन सा दोस्तों? ऑरेंज कैप। दोस्तों 2023 में जो आईपीएल हुआ था उसके अंदर ऑरेंज कैप का विजेता कौन बना था? सुमन गिल। और कौन से क्रम का आईपीएल था ये दोस्तों? 16वें क्रम का आईपीएल था। और दोस्तों इसका स्पॉन्सर कौन था? टाटा इसका टाइटल स्पॉन्सर था। और इसके अलावा अगर आपसे पूछ लिया था कितनी टीमों ने भाग लिया था? 10 टीमों ने भाग लिया था। जीता कौन था? चेन्नई सुपर किंग जीता था। किसको हराकर? गुजरात टाइटंस को हराकर। ये सब बातें आपको ध्यान में रखनी है, अच्छे सवाल हैं। एक ऑप्शन में देके रखा है शरद कमल अंचता, इनका संबंध कौन से खेल से? इनका संबंध है टेबल टेनिस है। ये हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि दोस्तों इनको 2022 के अंदर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला है, इसीलिए हमारे लिए महत्वपूर्ण है। अगर आपसे सवाल पूछ लिया जाता है कि शरद कमल अंचता दोस्तों इन्होंने कॉमनवेल्थ गेम के अंदर सर्वाधिक गोल्ड मेडल जीते थे। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया कि सरोजनी नायडू को किस उपनाम से जाना जाता है? स्वर कोकिला के नाम से, भारत कोकिला के नाम से, ढिंग एक्सप्रेस के नाम से, पयोली एक्सप्रेस के नाम से। दोस्तों आपको बता दें सरोजनी नायडू को किस उपनाम से जानते हैं तो आपको याद होगा भारत कोकिला के नाम से जाना जाता है। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इसको आप ध्यान में रखेंगे। आपको याद होगा कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में दोस्तों कांग्रेस की स्थापना हुई थी। और दोस्तों आपको याद होगा भारत की पहली कांग्रेस महिला अध्यक्ष कौन थी? तो आपको याद होगा भारतीय महिला अगर आपसे पूछे तो सरोजनी नायडू आपको लगाना है। अगर केवल दोस्तों कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष पूछे तो आपको एनी बेसेंट लगाकर आना है। क्या लगाकर आना है? एनी बेसेंट। अगर आपसे पूछे कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष तो सरोजनी नायडू। ये दोनों फैक्ट में आपको याद रखने हैं। आपको याद होगा स्वर कोकिला किसको कहते हैं? लता मंगेशकर जी को कहते हैं। लता मंगेशकर दोस्तों इनको क्या कहते हैं? स्वर कोकिला के नाम से जानते हैं। और इनको भारत रत्न कब दिया गया था? वर्ष 2001 में दिया गया था। और दोस्तों इनको कौन से देश का सर्वोच्च सम्मान प्राप्त है? फ्रांस का। ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, इनको भी आप याद रखें। आपको दोस्तों कमेंट करके बताना है ये ढिंग एक्सप्रेस किसको कहा जाता है? पयोली एक्सप्रेस किसको कहा जाता है? आपको दोस्तों याद होगा भारतीय ओलंपिक संघ इसकी पहली महिला अध्यक्ष किसको बनाया गया? पीटी ऊषा जी को बनाया गया था। किसको? पीटी ऊषा को बनाया गया था भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष। इसको भी आप याद रख लें, अच्छा सवाल है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि रुक्मणी देवी अरुणडेल को पद्म विभूषण पुरस्कार कब मिला? दोस्तों एग्जामिनर आपसे सीधा सीधा नहीं पूछ रहा है कि रुक्मणी देवी अरुणडेल का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है। अब आपसे सवाल पूछे जा रहे हैं महत्वपूर्ण दोस्तों पुरस्कारों को लेकर, यानी कि दोस्तों जैसे कि रुक्मणी देवी को पद्म विभूषण कब मिला, या दोस्तों शंकर देव को दोस्तों पद्म विभूषण कब मिला। इस टाइप से सवाल आपकी परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। दोस्तों रुक्मणी देवी अरुणडेल इनको पद्म विभूषण पुरस्कार कब मिला था? वर्ष 1956 में। तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट जवाब होगा। अगर आपसे पूछ लिया जाता है रुक्मणी देवी अरुणडेल इनका संबंध किससे है? भरतनाट्यम इनका संबंध है। और भरतनाट्यम का संबंध कहां से है? तमिलनाडु। दोस्तों आपको याद रखना है मल्लिका साराभाई, ये नाम मैं आपको डेली नोट करा रहा हूं, आप देखना आपकी परीक्षा में 100% छपेगा। मल्लिका साराभाई
मल्लिका साराभाई का संबंध कौन से शास्त्रीय नृत्य से है? ये दोस्तों आपका भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी इन दोनों से संबंधित हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन पूछा गया कि नारियल में कौन सा वसीय अम्ल पाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, लॉरिक अम्ल, मैलिक अम्ल। दोस्तों नारियल में कौन सा वसीय अम्ल पाया जाता है? तो आपको नोट कर लेना है, ये लॉरिक अम्ल पाया जाता है। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, इसको आप याद रखें। अब दोस्तों बात करते हैं महत्वपूर्ण अम्ल को लेकर। ऑक्जेलिक अम्ल ये किसमें पाया जाता है? टमाटर में। किसमें? टमाटर में। और टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है? लाइकोपीन। किसके? लाइकोपीन। ये सवाल आप याद रख लें, अच्छे सवाल हैं। लैक्टिक अम्ल ये दोस्तों दूध में पाया जाता है। आपको याद रखना, जहां भी आप लैक्ट वर्ड देखेंगे, कौन सा? लैक्ट, तो वहां पर दूध से संबंधित दोस्तों आपको आंसर लगाना है। आपको याद होगा मैलिक अम्ल ये कहां पाया जाता है? सेब के अंदर। कहां पर? सेब के अंदर पाया जाता है। आपको दोस्तों याद आ रहा होगा फॉर्मिक अम्ल। कौन सा? फार्मिक अम्ल ये दोस्तों लाल चींटियों में पाया जाता है, ये आपको याद होगा। आपको याद होगा एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल ये किसमें पाया जाता है? सिरका में। किसमें? सिरका, या इसको दोस्तों विनेगर भी बोलते हैं, इसको आप ध्यान में रखेंगे। आपको याद होगा दोस्तों टार्टरिक अम्ल ये किसमें पाया जाता है? इमली में पाया जाता है। सिट्रिक अम्ल ये किसमें पाया जाता है? नींबू में पाया जाता है। ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, इनको आप याद रख लें। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि लोथल स्थान किस नदी की उपनदी के किनारे स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपकी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए। दोस्तों साबरमती नदी, बेतवा नदी, भोगवा नदी, झेलम नदी। दोस्तों आपको बता दें लोथल स्थान किस नदी की उपनदी के किनारे स्थित है, तो आपको ध्यान में रखना है साबरमती नदी। आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि लोथल स्थान किस नदी के किनारे स्थित है, तो आपको आंसर भोगवा नदी लगाना है। लेकिन अगर आपसे सवाल पूछे कि लोथल स्थान किस नदी की उपनदी के किनारे स्थित है, तो साबरमती नदी। यानी कि दोस्तों ये भोगवा नदी जो है वो किसकी उपनदी है? साबरमती नदी की। तो आपके ऑप्शन में साबरमती देके रखा होगा, वही आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसको आप याद रखेंगे। अगर हम बात करें बेतवा नदी, तो आपको याद आ रहा होगा माता टीला बांध। माता टीला बांध। माता टीला बांध किस नदी पर स्थित है? ये दोस्तों बेतवा नदी पर स्थित है। ये बात आपको याद रखनी है, अच्छा सवाल है। अब दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है अलमाटी बांध। कौन सा? अलमाटी बांध। अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है? इसका जवाब आपको कमेंट कर बताना है, अच्छा सवाल है। आइए दोस्तों महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन देता हूं जो आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत ही निर्णायक साबित होने वाली है। दोस्तों आप सब जानते हैं कि मैं आपको कई बार इसके बारे में डिस्कस कर चुका हूं। आपकी परीक्षा को दोस्तों मजबूत बनाने के लिए, यानी कि दोस्तों आपकी तैयारी को और ज़्यादा मजबूत बनाने के लिए हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए ब्रह्मास्त्र वाले ई नोट्स। जी हाँ दोस्तों, जैसा नाम है वैसा ही दोस्तों इसका प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों जीके जीएस के नोट्स हैं, करंट अफेयर्स के नोट्स हैं। क्या है दोस्तों, पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देता हूं, बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। अगर दोस्तों आप जीके जीएस के नोट्स लेते हैं तो आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और आपका साइंस, इकोनॉमिक्स, विविध स्टैटिक जीके के टॉपिक जैसे कि दोस्तों शास्त्रीय नृत्य हो गया, शास्त्रीय डांस हो गया या शास्त्रीय भाषाएं हो गई, जो सवाल एसएससी आपसे पूछता है ठीक वैसे ही टॉपिक आपको टॉपिक वाइज पढ़ने को मिलेंगे स्टैटिक जीके के अंदर। और करंट अफेयर में दोस्तों आपको क्या मिलने वाला है? जनवरी से लेकर जुलाई तक का पूरा करंट अफेयर्स एक दोस्तों कंसाइज रूप में, यानी कि दोस्तों जो क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में बन रहे हैं ठीक वैसे ही क्वेश्चन आपको यहां पर देखने को मिलने वाले हैं। और दोस्तों इसका प्राइस मात्र 60 रुपीज रखा गया है। कितना? 60 रुपीज रखा गया है। और इसका भी प्राइस 60 रुपीज रखा गया है। अगर आप केवल जीके जीएस के नोट्स लेते हैं तो आपको केवल 60 रुपीज पे करने पड़ेंगे। अगर आप करंट अफेयर्स के नोट लेते हैं तो आपको 60 रुपीज पे करने पड़ेंगे। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी बात ये देखिए दोस्तों, अगर आप दोस्तों जीके और करंट अफेयर दोनों के मिक्स नोट्स लेते हैं तो दोस्तों आपको बहुत कुछ मिलने वाला है इसके अंदर। और इसकी प्राइस बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस रखी गई, 99 रुपए। कितनी? 99 रुपए। लेकिन अगर आप इसको 15 अगस्त से पहले, अगर आप इसको 15 अगस्त से पहले परचेज कर लेते हैं तो दोस्तों आपको केवल 75 रुपए इसके पे करने पड़ेंगे। और इसके अंतर्गत आपको क्या क्या मिलने वाला है? हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स और विविध स्टैटिक जीके के साथ साथ 6 महीने का करंट अफेयर है। दोस्तों आप यकीन मानिए ये वो नोट्स होंगे जिसको दोस्तों आप आसानी से पढ़कर बहुत कम समय में इसका रिवीजन कर आप 25 में से 15-16 सवाल आसानी से बना पाओगे। ये ऐसे नोट्स होने वाले हैं, जैसा नाम है ब्रह्मास्त्र वाले नोट्स, तो दोस्तों वैसा ही इनका काम होने वाला है। अगर आपको अच्छा लगता है तो दोस्तों जरूर विजिट कीजिएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और दोस्तों इसका लिंक मैंने कमेंट बॉक्स के अंदर पिन करके रखा हुआ है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी पिन कर दिया, वहां से आप इसको परचेस कर सकते हैं।
दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि बादशाह की उपाधि किसके द्वारा धारण की गई थी? अकबर, बाबर, हुमायूं या शाहजहां? क्या होगा आपका राइट आंसर, जल्दी से बताएं। दोस्तों बादशाह की उपाधि किसके द्वारा धारण की गई थी? तो दोस्तों आई थिंक इसका आंसर बाबर होना चाहिए। आप इसको एक बार अपने आप से जरूर रीचेक कर लेंगे। इसका दोस्तों मैं ऑथेंटिक आंसर आपको नहीं दे रहा हूं। बादशाह की उपाधि किसके द्वारा धारण की गई थी, इसका जवाब अब आपको कमेंट कर बताना है। आइए चलते। और दोस्तों बाबर, इनके द्वारा कलंदर की उपाधि किसके द्वारा धारण की गई थी? बाबर के द्वारा। ये बात आप याद रख लें। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन पूछा गया है, भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर स्थित है? कृष्णा नदी, कावेरी नदी, सतलुज नदी, पेरियार नदी? महत्वपूर्ण बांध मैं आपको नोट कराता हूं, इनको आप नोट कर लेना। भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर स्थित है? ये सतलुज नदी पर स्थित है। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, इसको आप ध्यान में रखें। अगर आपसे पूछ लिया था कृष्णा नदी, इस पर दोस्तों अलमाटी बांध, कौन सा? अलमाटी बांध। अलमाटी बांध कौन सी नदी पर स्थित है? कृष्णा नदी। नागार्जुन सागर बांध, कौन सा? नागार्जुन सागर बांध ये किस नदी पर स्थित है? यह भी कृष्णा नदी पर स्थित है। इसके अलावा पेरियार नदी पर इडुक्की बांध, कौन सा दोस्तों? इडुक्की बांध ये किस नदी पर स्थित है? पेरियार नदी पर स्थित है। कावेरी नदी आपको याद होगा, शिव समुद्रम जलप्रपात, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? कावेरी नदी। अब आप कमेंट करके बताएं, कावेरी नदी पर एक बांध स्थित है, बहुत ही महत्वपूर्ण बांध है, मैटूर बांध। कौन सा दोस्तों? मैटूर बांध। ये किस नदी पर स्थित है? कावेरी नदी पर। इसको आप याद रखें। अगर दोस्तों आपने क्लास को लाइक नहीं किया है तो क्लास को लाइक कर दें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लें, ताकि आने वाली क्लासेस के अपडेट्स आप तक आसानी से पहुंचते रहें। और जिसका भी एग्जाम अभी बाकी है, या दोस्तों आपका SSC, MTS, CGL Tier 2 किसी का भी एग्जाम अगर आप देने वाले हैं तो इन क्लासेस को मिस मत कीजिएगा। आपके माँ बाप के सपने को पूरा करने वाली क्लासेस साबित होंगी। हमारा अगला क्वेश्चन पूछा गया कि ऋतु संहार निम्नलिखित में से किसकी पुस्तक है? पाणिनि की पुस्तक है, कालिदास की है, वात्स्यायन की है, विष्णु शर्मा की है? आपको याद रखना है ये पुस्तक है कालिदास की। आपके ऑप्शन में कालिदास देकर रखा है तो यही आपका राइट आंसर होगा। अगर हम बात करें दोस्तों विष्णु शर्मा पंचतंत्र ये दोस्तों किसकी पुस्तक है? विष्णु शर्मा की पुस्तक है। इसको भी आप याद कर लें, अच्छा सवाल है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन पूछा गया कि एक वर्ष में 1000 से अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन हैं? सूर्य कुमार यादव, विराट कोहली, रोहित शर्मा, महेंद्र सिंह धोनी। दोस्तों आपको बता दें, एक वर्ष में 1000 से अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बन चुके हैं? सूर्य कुमार यादव। इनको कहते हैं 360 डिग्री। क्या कहते हैं? 360 डिग्री। अगर आपसे पूछा जाए T20 दोस्तों, T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर, T20 ICC T20 आपको याद रखना है। ICC पुरुष T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर कौन बने हैं? सूर्य कुमार यादव। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए ICC टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर तो आपको नाम याद रखना, बेन स्टोक। ये बात आप याद करें, अच्छे सवाल है, आपकी परीक्षा में बन सकते हैं सवाल। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि ओलंपिक में सर्वाधिक व्यक्तिगत गोल्ड मेडल जीतने वाले विजेता कौन हैं? माइकल फेल्प्स हैं, विजेंद्र सिंह हैं, विश्वनाथ आनंद है, मैग्नस कार्लसन है? दोस्तों आपको बता दें तो ओलंपिक में सर्वाधिक व्यक्तिगत गोल्ड जीतने वाले खिलाड़ी, इनका नाम क्या है? माइकल फेल्प्स। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, इसको आप ध्यान में रखें। लेकिन दोस्तों ये कौन है? ये एक तैराक हैं। कौन है? ये एक तैराक है, इसको आप याद कर लें। और आई थिंक इन्होंने 23 गोल्ड मेडल जीते हैं। किसमें से? 28 में से 23 गोल्ड मेडल जीते हैं। इसीलिए यह खिताब दोस्तों इनके नाम किया गया है कि ओलंपिक में सर्वाधिक व्यक्तिगत गोल्ड किसने जीते हैं? माइकल फेल्प्स ने। अब आपको ध्यान में रखना है ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, इसका दोस्तों 2024 में आयोजन कहाँ होगा? पेरिस में। कहाँ पर होगा? पेरिस के अंदर होने वाला है। कॉमनवेल्थ गेम 2026, इसका आयोजन कहाँ पर होगा? ऑस्ट्रेलिया में होने वाला है। ये सब बातें आपको ध्यान में रखनी है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया कि छठ पूजा का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? जम्मू कश्मीर, बिहार, तेलंगाना, केरल? तो आप सबको पता होगा छठ पूजा का संबंध किस राज्य से है? ये दोस्तों बिहार से संबंधित है। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, इसको आप ध्यान में रखेंगे। अगर हम बात करें बिहार की तो आपको याद आ रहा होगा जट जाटिन का संबंध कहाँ से है? इनका संबंध है बिहार से। ये बात आप याद कर लें। करगम ये कहाँ का? ये दोस्तों तमिलनाडु का है। और ये सवाल आपके MTS में 2 से 3 बार सवाल पूछे गए थे, इसको आप ध्यान में रखेंगे। अगर हम बात करें तेलंगाना में दोस्तों बथुकम्मा
वथुकम्मा। वथुकम्मा फेस्टिवल कहाँ का है? ये दोस्तों तेलंगाना का है। और दोस्तों आपको याद रखना, तेलंगाना में कौन सा मंदिर है? रमप्पा मंदिर। रमप्पा मंदिर कहाँ पर स्थित है? तेलंगाना में स्थित है। विश्व की दोस्तों भारत की 39वीं विश्व धरोहर है, यूनेस्को धरोहर है। इसको आप याद करके लें, अच्छा सवाल है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गुरु पर्व किस सिख गुरु की जयंती पर मनाते हैं? गुरु गोविंद सिंह, गुरु अंगद देव, गुरु तेग बहादुर, गुरु नानक देव। तो दोस्तों आपको याद रखना है, गुरु पर्व किस दोस्तों गुरु की जयंती पर मनाते हैं? गुरु नानक देव। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसको भी आपको ध्यान में रखना है, अच्छे सवाल हैं, इनको आप नोट कर लें। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों दप्पू डांस का संबंध किस राज्य से है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा आपकी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए। मणिपुर, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना। दोस्तों आपको याद रखना, दप्पू डांस इसका संबंध है आंध्र प्रदेश से। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसको आप ध्यान में रखेंगे, अच्छा सवाल है। अब दोस्तों आपको कमेंट कर एक सवाल का आंसर देना है। सुशासन दिवस, ये सवाल दोस्तों महत्वपूर्ण रहेगा। सुशासन दिवस ये कब मनाया जाता है? इसका जवाब आपको कमेंट करके बताना है। अच्छा सवाल है, आपकी परीक्षा में बन सकता है। और आपको मैं दोस्तों हिंट दे देता हूं, अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। जल्दी से कमेंट करके बताएं। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन पूछा गया कि केरल का नववर्ष क्या कहलाता है? पोंगल, विशु, ओणम या अट्टुकल पोंगल। दोस्तों आपको बता दें, केरल का जो नववर्ष होता है उसको क्या कहते हैं? विशु कहते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि विशु पर्व कहां पर मनाते हैं? केरल में। और ये सवाल आपके SSC CHSL में पूछा भी गया है। तो दोस्तों आपसे सवाल को थोड़ा और घुमाकर पूछ सकते हैं कि केरल का नववर्ष कौन सा होता है? विशु। और दोस्तों ओणम त्योहार कहां पर मनाते हैं? केरल में। और ये अट्टुकल पोंगल कहां मनाते हैं? केरल में। और दोस्तों पोंगल कहां मनाते हैं? तमिलनाडु में। ये तीनों नाम आपको दोस्तों रट डालने हैं। क्यों? दोस्तों तमिलनाडु में क्या है? पोंगल है। लेकिन अगर आपके ऑप्शन में अट्टुकल पोंगल लेकर आए तो दोस्तों आपको आंसर कौन सा लगाना है? केरल। और केरल की भाषा कौन सी है? मलयालम। और दोस्तों केरल में एक मंदिर है सबरीमाला मंदिर। कौन सा? सबरीमाला मंदिर है। सबरीमाला मंदिर। आपसे क्वेश्चन पूछा सकता है कि सबरीमाला मंदिर किस राज्य में स्थित है? केरल में। और सबरीमाला मंदिर में कौन सा फेस्टिवल मनाते हैं? मकर विलक्कू त्योहार। दोस्तों कामाख्या माता मंदिर कहां पर स्थित है? असम में। और वहां पर दोस्तों कौन सा मेला लगता है? अंबुबाची का मेला। ये 4 सवाल हैं, परीक्षाओं में कई बार रिपीट हुए हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि पुरंदर की संधि का संबंध किस वर्ष से है? 1661, 1663, 1662, 1665। दोस्तों पुरंदर की संधि आपकी परीक्षा में पूछी गई थी और इसका संबंध है वर्ष 1665 से। तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसको भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि 1773 से 1785 के बीच में गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग, रॉबर्ट क्लाइव, वारेन हेस्टिंग, डलहौजी। दोस्तों आपको बता दें 1773 से 1775 इसके बीच में दोस्तों गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग्स। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसको आप ध्यान में रखें। अब दोस्तों बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को लेकर। अगर आपसे पूछ लिया जाए बंगाल में द्वैध शासन, ये दोस्तों किसने शुरुआत की थी इसकी? क्लाइव ने। लेकिन अंत किसने किया था द्वैध शासन का? वारेन हेस्टिंग ने। ये दोनों सवाल भी आपको याद रखने हैं। अब दोस्तों आपको बताना है रेगुलेटिंग एक्ट कौन सा दोस्तों? रेगुलेटिंग एक्ट ये दोस्तों कब का है? ये सवाल भी आपकी परीक्षा में पूछा गया। ये दोस्तों है 1773 का एक्ट है। कब का? 1773 का एक्ट है। इसको भी आप याद करके रखें, अच्छा सवाल है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि पद्मावत पुस्तक निम्नलिखित में से किसकी लिखी है? मलक मोहम्मद जायसी की, राजा जयसिंह की, अश्वघोष की, हर्षवर्धन की। दोस्तों आपको बता दें पद्मावत पुस्तक किसकी लिखी गई? मलक मोहम्मद जायसी। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। इसको आप ध्यान में रखेंगे, अच्छे सवाल हैं। अब दोस्तों इतिहास की कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें जो आपको याद होनी चाहिए। अगर आपसे दोस्तों पूछ लिया जाता है अश्वघोष, इनकी पुस्तक कौन सी है? बुद्धचरित। कौन सी है? बुद्धचरित। ये किसकी पुस्तक है? अश्वघोष की पुस्तक है। दोस्तों हर्षवर्धन इनकी दोस्तों कौन सी पुस्तक है? तो आपको याद होगा हर्षचरित। ये किसकी पुस्तक है? हर्षवर्धन की पुस्तक है। इसके अलावा अब दोस्तों एक दोस्तों की पुस्तक और है रत्नावली। हर्षवर्धन क्या? रत्नावली पुस्तक किसकी है? हर्षवर्धन की पुस्तक है। अब दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण बात मैं आपको और बताता हूं। अगर आपसे पूछा जाए
रहेला पुस्तक किसकी है? इब्न बतूता की पुस्तक है। इनको आप नोट कर लें, मैं बोलते जा रहा हूँ, इनको आप नोट करते जाएं। रहेला पुस्तक किसकी है? इब्न बतूता की पुस्तक है। कादंबरी किसकी है? बाणभट्ट की है। राजतंगणी पुस्तक किसकी है? कल्हण की है। इंडिका किसकी है? मेगास्थनीज की है। अब दोस्तों अगर आपसे पूछ रहे हैं CU की, जो महत्वपूर्ण मैं आपको वही नोट करा रहा हूँ, CU की, ये किसकी पुस्तक है? ये दोस्तों ह्वेन सांग की पुस्तक है। किसकी? ह्वेन सांग की पुस्तक है। अब दोस्तों आपको याद होगा किताब उल हिंद, इसको आप लोग लिख लें, किताब उल हिंद किसकी पुस्तक है? अल बरूनी की पुस्तक है। और दोस्तों मृक्ष कटकम किसकी है? शूद्रक की। ये कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं जो आपसे परीक्षाओं में बार बार पूछी जाती, इनको आप याद कर लें। आप कमेंट करके बताएं इंडियन स्ट्रगल, कौन सी दोस्तों? इंडियन स्ट्रगल, ये किसकी पुस्तक है? इसका जवाब आपको कमेंट करके बताना है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जनसंख्या घनत्व किस प्रकार मापा जाता है? तो दोस्तों आपको याद रखना है 382 प्रति वर्ग किलोमीटर के हिसाब से। तो आपके ऑप्शन में ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आप ध्यान में रखें। जनसंख्या से दोस्तों आपकी परीक्षा में डेली सवाल बनता है। और दोस्तों चाहे आप SSC CHSL देने वाले हो, CGL MTS कोई सा भी एग्जाम हो, जनसंख्या का सवाल आपकी परीक्षा में निश्चित रूप से आपसे पूछा जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों हेमावती, भवानी किसकी सहायक नदियां हैं? तो दोस्तों हम डिस्कस कर चुके हैं कई बार। हेमावती, भवानी, कामनी, ये सबकी सब किसकी सहायक नदियां? कावेरी नदी। तो आपके ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा, इसको भी आपको याद रखना है। दोस्तों चंबल, सिंध, बेतवा, केन, चंबल, सिंध, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ये किसकी सहायक नदियां हैं? तो दोस्तों आपको नोट करना है, ये सबकी सब ये दोस्तों किसकी? यमुना नदी की सहायक नदियां हैं। इसके अलावा अगर आपसे पूछ लिया है हेमावती, भवानी और काबिनी, कौन सा दोस्तों? हेमावती, भवानी और काबिनी, काबिनी, ये किसकी सहायक नदियां? ये सबकी सब दोस्तों कावेरी नदी की सहायक नदी हैं। अगर आपसे पूछा जाए गोदावरी की नदी सहायक नदी, इंद्रावती, इनको आप दोस्तों लिख लें, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, आपसे रिक्वेस्ट है, इनको आप लिखते चलें। इंद्रावती, ये किसकी है? इंद्रावती। इसकी सहायक नदी कौन सी है? गोदावरी की इंद्रावती नदी है। अब दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी, कामेंग, लोहित, सुबनसिरी, कामेंग, लोहित, कामेंग, लोहित, सुबनसिरी, सुबनसिरी, कामेंग, लोहित, सुबनसिरी, ये किसकी सहायक नदियां हैं? ये सबकी सब ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियां हैं। इनको भी आप याद करके रखें, अच्छे सवाल हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि कन्नौज का युद्ध किसके किसके मध्य लड़ा गया था? क्या लिखा दोस्तों? राणा सांगा तथा बाबर के बीच में, राजा मान सिंह तथा महाराणा प्रताप के बीच में, शेरशाह सूरी हुमायूं के बीच में, मराठा तथा अहमद शाह अब्दाली के बीच में। दोस्तों आपको याद रखना है, ये जो कन्नौज का युद्ध था किसके बीच में लड़ा गया था? ये दोस्तों शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में लड़ा गया था। आपको ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इसको आप याद करके रखें, अच्छे सवाल हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया था कि कन्नौज का युद्ध हुआ कब था? 1540 में हुआ था, इसको आप याद कर लें, अच्छा सवाल है। अब दोस्तों आपको याद आ रहा होगा पानीपत के तीनों युद्ध, जल्दी से दोहराइएगा। 1526, 1556, 1761, पानीपत का पहला युद्ध, पानीपत का दूसरा युद्ध, पानीपत का तीसरा युद्ध। पहला युद्ध किसके बीच में हुआ था? बाबर तथा इब्राहिम लोदी। दूसरा युद्ध बैरम खान तथा हेमू। तीसरा युद्ध मराठा तथा अहमद शाह अब्दाली। याद कीजिएगा 1191 का युद्ध, 1192 का युद्ध किसके बीच में हुआ था? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था तराइन का युद्ध। तराइन का पहला युद्ध कब हुआ था? 1191 में। कौन जीता था? पृथ्वीराज चौहान। तराइन का दूसरा युद्ध कब हुआ था? 1192 में। कौन जीता था? मोहम्मद गौरी। अब दोस्तों आपको याद होगा 1764 कौन सा हुआ था? बक्सर का युद्ध हुआ था। 1757 कौन सा युद्ध हुआ? प्लासी का युद्ध हुआ था। 1527 ये कौन सा युद्ध हुआ था दोस्तों? खानवा का युद्ध हुआ था। ये 8 से 10 युद्ध जो आपको याद रखने हैं एसएससी की कोई से भी एग्जाम में आप देने जा रहे हों। दोस्तों ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण सवाल जो दोस्तों आपकी परीक्षाओं में आपसे पूछे जा सकते हैं और आने वाली कोई भी परीक्षा आप देने वाले हैं तो दोस्तों ये सवाल आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। अब आप कमेंट करके बताएं आज की क्लास आपको कैसी लगी, कैसे लगे आज के सवाल। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो क्लास को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल वाला आइकन ध्यान से दबा देना ताकि आने वाली क्लासेस के अपडेट्स आप तक आसानी से पहुंचते रहें। और दोस्तों जिन पीडीएफ के बारे में यानी कि दोस्तों जिन ई नोट्स के बारे में मैंने आपको बोला है उसका लिंक मैंने दोस्तों कम्युनिटी पोस्ट में
माफ़ कीजिएगा दोस्तों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आपका कमेंट बॉक्स में उसको पिन करके रखा है। उन नोट्स को आप परचेज कीजिएगा और दोस्तों बहुत ही कम समय में बहुत ही कंसाइज रूप में आप उनको रिवीजन कर सकते हैं और 25 में से कम 17 से 18 सवाल आप आसानी से बना सकते हैं उन ई नोट्स को पढ़कर। ब्रह्मास्त्र वाले ई नोट्स साबित होंगे आपके आगामी सारी परीक्षाओं के लिए। मिलते हैं आने वाली अगली क्लास के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों अपना सपोर्ट, अपना प्रेम हमारे यूट्यूब चैनल के साथ हमेशा यूं ही बनाकर रखिएगा।